नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। चिराग पासवान जो हैं वो झुकने को तैयार नहीं है और पशुपति पारस भी मानने के मूड में नहीं है। ऐसा लगता है कि दोनों चाचा भतीजे के बीच में जो है कोई वर्ल्ड वार चल रहा हो। अमूमन कोई युद्ध होता भी है तो वहां पर समझौते की गुंजाइश होती है, लेकिन बिहार के इस युद्ध में कोई समझौते की कोई भी गुंजाइश नहीं है, चिराग पासवान की तरफ से भी नहीं और ना ही पशुपति पारस के लिए। और शायद यही वजह है कि बीच में फंस गई है बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर में क्योंकि 40 सीटों पर एनडीए में कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर के तमाम बड़े नेताओं से बात हो रही है। लगातार मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर चिराग पासवान और पशुपति पारस में कौन किस पर भारी होगा, किसको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, कौन एनडीए में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, अगर दोनों रहते हैं तो शर्तें क्या होंगी। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर लगातार सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि क्योंकि अमूमन कहा यह जाता है कि बाप की ज़मीन पर, कि बहुत ऐसे मैं कहने के लिए कह रहा हूँ आपको कि बाप की ज़मीन पर बेटे का होता है। चिराग पासवान उसी हक के साथ हाजीपुर चाहते हैं। हाजीपुर रामविलास पासवान की वो सीट है जहां से रामविलास पासवान ने विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले नेता के तौर पर लगातार अजय रहने वाले रामविलास पासवान ने इस सीट को अपना घर कहा और इस सीट के लिए इस लोकसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने कई काम किए। बिहार में ये सीट रिजर्व है और पिछले अगर बात करें चुनाव की तो यहाँ पर हाजीपुर सीट की बात करें तो पशुपति कुमार पारस जो कि रामविलास पासवान के अपने सगे भाई हैं और चिराग पासवान के सगे चाचा हैं, उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके शिवचंद्र राम। दोनों जो हैं दलित समाज से आते हैं। पशुपति पारस को कुल जो वोट आए वो आए 5,41,310 और यहाँ पर शिवचंद्र राम को 3,35,861 वोट आए और हार का जो अंतर था या जीत का जो हार जीत में जो अंतर था वो 2,05,449 वोट का था। ये हालत थी पिछले लोकसभा चुनाव की। उसके पहले रामविलास पासवान जीते उस सीट से और उसी बीच में रामविलास पासवान ने चिराग को अपनी पार्टी सौंप दी और पशुपति पारस क्योंकि भाई थे, हमेशा से उनको लक्ष्मण के तौर पर देखा जाता रहा और जब रामचंद्र पासवान का निधन हुआ उसके बाद रामविलास पासवान पूरी तरीके से निर्भर हो गए अपने बेटे चिराग पासवान पर और पशुपति पारस पर। लेकिन पशुपति पारस ने चिराग के हिसाब से उनके पीठ में खंजर भोंका है, इसलिए चिराग पासवान माफ करने के मूड में नहीं है। विस्तार से सीट के तमाम आंकड़ों को रखेंगे, लेकिन आखिर वो बात क्या है जिसकी वजह से चिराग पासवान उस सीट को छोड़ने को भले ही तैयार हो जाए जहां से वो 2 बार सांसद हैं, लेकिन हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। और पशुपति पारस की जीत के पीछे की वजह क्या है, क्यों वो इस सीट पर आखिरी दम तक अपना कब्जा चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी देवांशु हैं जो कि लगातार लोजपा के दोनों खेमों को, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कवर करते रहे, यानी कि पशुपति पारस को और चिराग पासवान के कई इंटरव्यूज देवांशु की तरफ से आपने देखे, सुने और अंदर की बात आपने समझी होगी। ये कौन सा वर्ल्ड वार चल रहा है चाचा भतीजे के बीच में कि मतलब कोई झुकने को तैयार नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि बस आज की कल न्यूक्लियर वार हो जाएगा इन दोनों के बीच में। बिल्कुल यही स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल वही स्थिति है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान में भी कई दफ़ा जंग हो चुके हैं, कई दफ़ा जो है वो टेबल पे बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर टेबल पे बातचीत बिल्कुल बंद है। जड़ जोड़ू और ज़मीन से भी खतरनाक लड़ाई ये चल रही है। वो लड़ाई अगर होती तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाता, लेकिन चिराग जो है वो कंप्रोमाइज़ के मूड में बिल्कुल नहीं है। अगर बात करें पशुपति पारस के खेमे की तो उनके पास कंप्रोमाइज़ करने के लिए आखिर उतना कुछ है नहीं। वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे, उनके पास ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं। वो उनकी तरफ से बस यही है कि हाजीपुर सीट किसी भी हाल में चाहिए, तो चिराग भी को भी हाजीपुर किसी भी हाल में चाहिए। ये जो लड़ाई है ना, ईगो वाली लड़ाई है, मतलब ये ज़मीन वाली लड़ाई नहीं है, ये पैसों वाली लड़ाई नहीं है कि किसी भी तरीके से इसका हल निकाला जा सकता है। ये ज़मीन नहीं मिल सका तो कोई दूसरा ज़मीन दिलवा दो, बगल पे प्लॉट नहीं, प्लॉट वही है और वही प्लॉट दोनों को ही चाहिए। यही सिनेरियो चल रहा है। और बीजेपी, देखिए बीजेपी के कई नेता एक साथ, कई नेता भिड़े हैं, किसी भी तरीके से जो है वो समझाया जाए। समझाया किसे जाए? समझाया चिराग पासवान को जाए। देखिए बीजेपी किसी भी सूरत हाल में चिराग से नाता नहीं तोड़ना चाहती, चिराग से बिल्कुल नाता नहीं तोड़ना चाहती है।
और चिराग के रखने की शर्त इतनी बड़ी है कि क्या करे पशुपति पारस, अगर आउट होते हैं इस वक्त एग्जिट करते हैं एनडीए से तो मैसेज बहुत खराब निकल सकता है। और बीजेपी इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहती। बीजेपी को बिहार से 40 सीटें चाहिए, एक मुश्त 40 सीटें चाहिए, और ये सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। चिराग एग्जिट होते हैं फिर वो महागठबंधन से लड़ते हैं, ये सब जो है वो टेंशन एनडीए को नहीं चाहिए। बार बार जो है वो मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि चिराग इतने टाइट क्यों हैं? चिराग के पास ऐसा क्या है कि मतलब कि बीजेपी वाले मतलब कि चिराग को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते, हर हाल में चिराग को अपने साथ जो है वो बीजेपी रखना चाहती। चिराग इतने टाइट क्यों है? चिराग इतने पावरफुल कैसे हो गए? मतलब चिराग की तो पार्टी ही टूट गई थी, उनके तमाम सांसद उनको छोड़ के चले गए थे, लेकिन चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया मतलब कि 1.5-2 सालों में कि मतलब कि इतने ताकतवर हो गए कि बीजेपी के सामने वो डिमांड रख रहे हैं और बीजेपी वाले एकदम मतलब कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए, लेकिन फिर भी चिराग हाजीपुर तो हाजीपुर। मतलब ये वाली स्थिति में आ कैसे गए अचानक? इन 2 सालों में नेता बनने में किसी को दशकों लग जाते हैं और चिराग पासवान सिर्फ 1.5-2 सालों में नेता इस तरीके से बन गए कि अपनी बात ऐसा लग रहा है कि मनवा के रहेंगे। और इन्होंने लगता है कि अंदर ही अंदर होता नहीं है, मैंने कसम खा ली है, मैंने सौगंध खा ली है कि मैं अपने चाचा को राजनीतिक रूप से बर्बाद कर दूंगा। और बर्बाद करने की सबसे बड़ी जो है वो स्ट्रैटेजी है कि हाजीपुर वो लड़ ही ना पाए एनडीए से, क्योंकि अगर हाजीपुर नहीं लड़ते हैं तो लड़ेंगे क्या? देखिए अगर रामविलास पासवान की बात कर ली, ये सब छोड़ी, थोड़ा सा बैक चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं, तो रामविलास पासवान की ताकत जो है ना वो जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। गंगा के उस पार चले जाइए, वैशाली हो गया, उधर समस्तीपुर आ गया, उधर हाजीपुर आ गया, इन सब इलाकों में उनकी गजब की पकड़ है, गजब की पकड़ है, ठीक है। और पासवान समाज 5.31 में तो पकड़ तो थी ही उनकी, इन इलाकों में उनकी पकड़ थी। और इन्हीं इलाकों में सबसे पावरफुल इलाका जो है वो हाजीपुर आता है, वैशाली आता है, उसके बाद समस्तीपुर आता है। वैशाली में चिराग लड़ेंगे ही लड़ेंगे, समस्तीपुर भी वो लड़ना चाहते हैं, और हाजीपुर वो देना नहीं चाहते। तो क्या करें पशुपति पारस? अगर बीजेपी ये सोच रही है कि उन्हें कहीं और से लड़वा दिया तो वो सीट कौन सी हो, लेकिन पशुपति पारस भी अच्छी तरीके से जानते हैं अगर इस बार अगर हमने सीट चेंज कर लिया ना तो ये टेक दिए तो फिर मतलब खत्म। वो जानते हैं कि अगर मैंने हाजीपुर पर कंप्रोमाइज कर लिया ना तो समझो कि मैं खत्म हो गया, और वो झुकने को बिल्कुल तैयार जो है वो नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो गया इन 1.5-2 सालों में कि चिराग इतने टाइट हो गए? इसलिए टाइट हो गए पता है, चिराग मतलब कि एक एक दिन में 6-6 जिले क्रॉस कर जाते थे, सुबह निकलते थे रात तक पहुंचते थे। उनका हाथ जो है ना रोहित, मैं लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे तो गोरे तो हैं ही वो सुंदर तो दिखते ही है, पूरा लाल हो जाता, खूनी लाल जो होता है ना वो हो जाता। पता है क्यों? चिराग छोटी छोटी सभाएं करते थे, छोटी छोटी सभा, कोई बड़ी तैयारी नहीं, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं। एक हफ्ते में के पहले जिला अध्यक्ष क्या है कि सर आपका प्रोग्राम कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ जाए, हाँ ओके 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 ओके। मतलब चिराग पासवान के लिए अपने पार्टी के वर्कर, अपनी पार्टी के नेताओं के लिए फुल टाइम होता था, फुल टाइम। वो सुबह से लेकर रात तक 1-1 बजे तक, चाहे वो शादी का इन्विटेशन भी हो। पहले चिराग ऐसे नहीं थे। मुझे याद था कि जब पार्टी नहीं टूटी थी तो एक मीटिंग हुई थी उनके कार्यालय में। उस वक्त जो पार्टी के सांसद थे और जो महत्वपूर्ण नेता थे उन्होंने कहा था, चिराग जी आपको बिहार की पॉलिटिक्स करनी है ना तो आपको दिल्ली में नहीं रहना होगा, आपको पटना में रहना होगा। आप दिल्ली में रहते हैं एक दिन आते हैं पटना चले जाते हैं, इससे नहीं हो पाएगा, इससे पार्टी का लेकिन कुछ नहीं हो सकता, पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। चिराग पासवान ने उनकी बातों को सुना था। उस वक्त रामविलास पासवान जो है वो जिंदा थे, हालांकि सक्रिय धीरे धीरे नहीं हो रहा, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, बोले कि पार्टी पूरी कमान इनके हाथ में, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन चिराग पासवान को पता नहीं, पार्टी वालों ने तो कह दिया, लेकिन चिराग पासवान ने कभी उनकी बात मानी नहीं। चिराग पासवान ने बात कब मानी? जब पशुपति पारस उनकी पार्टी को तोड़ दिया तब उनको ये बात पता नहीं समझ में आई कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मुझे ऑन फील्ड ही रहना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। आशीर्वाद यात्रा, जैसे ही पार्टी टूटी, दिल्ली में थे, दिल्ली से पटना आते हैं और डायरेक्ट यात्रा पर, ये नहीं कि 2-4 दिन वेट नहीं किया, डायरेक्ट पटना एयरपोर्ट पे आते हैं, एयरपोर्ट होते हुए सबसे पहले हाजीपुर होते हुए उनकी यात्रा चल गई, आशीर्वाद यात्रा निकाला था। तो इतना ऑन फील्ड 1.5 साल वो रहे हैं ना, मतलब कि बिहार में शायद कोई नेता मतलब कहे ना कि वो यात्रा पर ही थे। चिराग पास ये तेजस्वी की यात्रा 10 दिनों की थी, 12 दिनों की थी, उसके बाद एक रैली हुई। इनकी यात्रा 1.5-2 सालों से चल ही रही है, छोटी छोटी रैलियाँ। और ये जो मैंने कहा ना कि पूरी हाथ लाल इसीलिए छोटे कार्यक्रम करते थे, युवाओं की भीड़, भले वो उसमें वोटर मान लीजिए 60 से 70% ना रहा हूँ, मतलब 20 से 22 साल वाली युवाओं की भीड़ चिराग की रहती थी। वो ऐसे ऐसे करता था वो स्टेज पे, और पूरे हाथ मतलब होता नहीं कि आप छूने की कोशिश और उसमें गया, लेकिन फिर भी चिराग ऐसे किए हुए हाथ,
और युवा जो हैं उनके दोनों हाथ यहाँ यहाँ और हाथ पूरा लाल हो रहा है, लेकिन फिर भी चिराग मुस्कुराकर मतलब ये कि टच मी, मतलब आप मुझे छुओ कोई तो दिक्कत नहीं, मैं भाई- वो नेता नहीं हूँ कि छूने से परहेज, छूने के बाद मतलब हैंड वॉश करो, ऐसा नहीं, मतलब तो कि मतलब वो जो जो उनके पिता ने जो ज़मीन तैयार की हाजीपुर की, जो कि सॉलिड कह सकते हैं कि बिल्कुल वो बीम है जिसके ऊपर पूरी लोजपा खड़ी है बिहार के अंदर में, तो क्या चिराग को सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए बिहार के अंदर और इसी की लड़ाई है, क्योंकि वो किसी कीमत पर अपने चाचा को माफ़ करने को तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि नहीं, जिस चाचा ने उनके पिता की बनाई हुई लोजपा को धोखा दिया, उसको तोड़ा, उसको चिराग माफ़ करना नहीं चाहते, शायद ये वजह है, इसलिए वो जिद पे आ गए हैं। देखिए सियासत में ना होता है कि वक्त के हिसाब से, नज़ाकत के हिसाब से लोग बदलते हैं, मतलब रिश्ते बदलते हैं, लेकिन चिराग में वो वाली बात मुझे अब तक नज़र नहीं आ रही है, मतलब माफ़ नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, ये वाले पॉलिटिशियन जो है ना वो मतलब कि बिल्कुल नई टाइप की, मुझे मुझे जो लग रहा है ये बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। अब मुश्किल जो है वो बीजेपी के पास है, मुश्किल ये चाचा भतीजे दोनों को रखना है, और तीसरी तरफ नीतीश कुमार भी हैं, नीतीश कुमार से भी रिश्ते जो हैं वो चिराग के बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं है। जो हमला वैशाली में लगा कि वैशाली में दिल्ली से वैशाली आए इसलिए कि नीतीश पे हमला बोलना था और कुछ करना नहीं था उनको, इस तरीके का मुझे दिखा, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बीजेपी के लिए मुश्किल है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में कई और गॉसिप चिराग मान जाए और नीतीश ही फिर ना माने। ये भी हो सकता है, सब कुछ चल रहा है अंदर ये खेल, सब लोग टाइट अब बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कब तक बनिएगा, अब पता चला कि चुनाव ही ना आ जाए, तैयारी कब करेंगे। लेकिन देखिए कहा जा रहा है कि 15 तारीख तक जो है वो मसला जो है वो किसी भी हाल में सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ है सबों को, लेकिन मुफ्त में कोई चीज़ मिलती नहीं है। ऐसे नहीं है कि मतलब कि आपको बांट दे, मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं आपको क्यों दे दूं, मतलब कि इतना आसान नहीं होता है। लेकिन चिराग यहाँ से मुझे लग रहा है किसी भी हाल में वो चाहते हैं सियासी मौत जो है वो पशुपति पारस की हो जाए, और इसकी बुनियाद जो है उन्होंने हाजीपुर जिस तरीके से डिमांड अड़ गए हैं, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, उसके पीछे आगे पीछे कुछ उसके नहीं आगे है। मतलब पहले ये तय होगा, उसके बाद कोई बात करेंगे। कोई बात करेंगे तो चलिए थोड़ा सा इसको विस्तार समझाते हैं। हाजीपुर जो सीट है उसकी पूरी कहानी कुछ कैसी है। 52 में सीट अस्तित्व में देश के अंदर आई और उसके बाद कांग्रेस के खाते में सीट लगातार जो है वो रही है, कब तक, 84 तक। उसके बाद 89 में रामविलास पासवान जनता दल से यहाँ से जीत करके आए, फिर 91 में वो हार गए, और 96 में जब फिर से देश के आम चुनाव हुए तो रामविलास पासवान जनता दल से फिर जीते, फिर 98 में चुनाव हुए जनता दल से वो फिर जीते, और 99 में फिर चुनाव हुए वहाँ पर, और जनता दल जो है उससे वो फिर यूनाइटेड से वो जीते 1999 में। 2004 में रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं वहाँ से। 2009 में वहाँ पर जदयू के प्रत्याशी रामसुंदर दास की तरफ से उनको हार का सामना करना पड़ता है। फिर 14 में रामविलास पासवान वहाँ से जीतते हैं, और पशुपति कुमार पारस जो उनके भाई हैं वो 2019 में, क्योंकि रामविलास पासवान बीमार हो गए थे तो उन्होंने अपने भाई को वहाँ से जो है प्रत्याशी बनाया और खुद राज्यसभा यानी कि बड़े सदन के सदस्य बन गए। रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है था कि वो उनको ये पता हो जाता था कि सत्ता किसकी आने वाली है, लिहाजा उनको लोग बिहार में या देश के स्तर पर मौसम वैज्ञानिक कहते थे, यानी कि उनको अनुमान था कि बारिश होगी तो किसके पक्ष में होगी, किस तरफ होगी। लालू ने कहा था, उसके बाद फेमस हो गया उसके बाद वो फेमस हो गया। हाँ। उसके बाद देखिए अब देश में सर्वाधिक वोट ला करके इतिहास बनाने वाले और देश के पटल पर अपनी उपस्थिति दमदार तरीके से दर्ज कराने वाले नेता का अगर नाम है तो रामविलास पासवान है। रामविलास पासवान ने यहाँ इस सीट से 4 लाख जो है 69,007 वोट हासिल किए थे और अपना नाम ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था, और ये उस वक्त की सबसे बड़ी जीत थी देश की। उसके बाद पासवान 2 बार हाजीपुर से हारे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। अल्पसंख्यक और जो मुस्लिम समाज है वहाँ पर जो वोटर हैं उनकी संख्या वहाँ पर करीब 9% है, जबकि ओवरऑल हम इस पूरे लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर जो है यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है। और ये अलग अलग जो पॉकेट्स हैं, क्योंकि रामविलास पासवान वहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय लेकर के आए, वहाँ पर उन्होंने जो है इंडस्ट्रियल एरिया बनवाया, वहाँ के लोगों को सीधे तरीके से फ़ायदा पहुँचाया रामविलास पासवान ने, उनके लिए काम किया, लिहाजा उनके नेता बन के रामविलास पासवान के पास वो ताकत आई। और चिराग पासवान को लगता है कि बिहार के अंदर में अगर लंबी राजनीति करनी है लोजपा के लिए, क्योंकि लोजपा फिलहाल 2 फाड़ है, एक चाचा पशुपति पारस के पास में है और एक लोजपा जो चिराग के पास में। अगर चिराग पासवान चाहते हैं कि ओवरऑल लोजपा चिराग पासवान के पास हो, क्योंकि देखिए शिवसेना का मसला था सिंबल का, महाराष्ट्र के अंदर वो सुलट गया है।
वहाँ पे सलट गया है। आपको मामला एनसीपी को लेकर के जो विवाद था चाचा भतीजे में, वहाँ पर भी वो भी लगभग सलट गया है। बिहार में नहीं सलट रहा। कितनी लंबी लड़ाई है, आप कल्पना करिए कि करीब करीब 2 साल के आसपास का वक्त हो चुका है और ये लड़ाई बिहार में सलट ही नहीं रही है। बड़ी बात ये है कि चिराग पासवान क्योंकि सलटाना भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि पहले बात जो निगोशिएशन हो वो हाजीपुर सीट पर हो, यानी कि पहले ये क्लियर हो जाए कि हाजीपुर चिराग की सीट है, उसके बाद आगे की बात होगी कितनी सीटें वो लेंगे, कौन कौन सी सीटें लेंगे। अब 19 का थोड़ा फॉर्मूला बताते हैं आपको बिहार का। उसमें कुल बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। चिराग पासवान उस वक्त की एनडीए का हिस्सा थे और उनके खाते में 6 सीटें आई थी। क्योंकि 40 में 6 सीटें लेना कोई छोटी बात नहीं है बिहार के अंदर में, और लोजपा जैसे दल के लिए। एक बार तो लोजपा के पास बिहार की सत्ता की चाबी ही थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, तो राष्ट्रपति शासन लग गया था उस वक्त। और चिराग पासवान को उस वक्त वो बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन उनके पिता रामविलास पासवान को तो नीतीश कुमार ने ये तक कहा था कि किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बताइए और सरकार बनाइए बिहार में, क्योंकि लालू यादव की सरकार सत्ता से वापसी का वक्त था वो। और 2005 की बात है। उसके बाद फिर नवंबर में चुनाव हुए 2005 में और नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ एनडीए की सरकार बना के बिहार में मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद से वो लगातार है। अब देखिए 6 सीटें चिराग पासवान की कौन कौन सी हैं। जमुई और नवादा को हटा देते हैं तो चिराग पासवान की जो सीटें 4 बचती हैं वो ऑलमोस्ट वो एक रीजन में, एक पेरिफेरी के अंदर हैं। हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर और उसके बगल में खगड़िया। ये सारी सीटें जो है ना एक दूसरे से लगभग जुड़ती हुई नजर आएंगी आपको, अगर आप देखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बिहार को अगर समझते हैं तो। अब ये इसलिए क्योंकि इस पूरे इलाके में रामविलास पासवान ने जितनी मेहनत की, यहाँ से दलित सेना बनाई, दलितों की आवाज़ को बुलंद किया, यहाँ से राजनीति की, यहाँ के लोगों के लिए काम किया। और चिराग पासवान को भी मालूम है कि अगर उनको अपना भविष्य या अपनी पार्टी का भविष्य लंबा बना के रखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हाजीपुर सीट उनके पास आनी चाहिए। और वो इससे दिखा देंगे कि चली उन्हीं की, बीजेपी जो है उनको झुका नहीं पाए। और शायद यही वजह है देवांशु, क्योंकि वो जब वैशाली वाली जनसभा में थे तो कहे कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो चिराग को झुका सके, मतलब सत्ता के लिए समझौता करवा सके। शायद यही कॉन्फिडेंस था और सीधा कनेक्ट कर रहे थे कि मतलब कि मुझे जो पॉलिटिक्स करनी है, मेरा गठबंधन जो है वो बिहार की जनता के साथ है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। देखिए चिराग, एक चीज़ और मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ। देखिए मौजूदा वक्त में सब लोग जानना चाहते हैं एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या। अलग अलग नेताओं से हम लोग जब मिल रहे हैं, चाहे फ़ोन पे बातचीत हो रही है, तो अलग अलग किस्से जो हैं वो देखने को मिल रहा है। एक किस्सा जो है वो पॉलिटिकल कॉरिडोर में खूब चल रहा है, किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी। हालांकि मैं 100% नहीं कर सकता हूँ या इसी फॉर्मूले के तहत होगी, लेकिन जो कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग जो है वो तय हो चुका है। सिर्फ चाचा भतीजा यानी कि पशुपति पारस और चिराग का मसला बचा हुआ, इसलिए ऐलान नहीं किया जा रहा। जो गॉसिप जो है पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है उसके हिसाब से जेडीयू 13 सीट, बीजेपी वाले जो हैं वो 16 सीट, यानी कि जेडीयू शायद छोटा भाई जो है वो बिहार में बन सकती है इस बार लोकसभा चुनाव में। तो जेडीयू और बीजेपी को मिला दें तो हो जाती है 29 सीट। 2 सीट जो है मुकेश सहनी को मिलने जा रहा है, 2 सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को जो है वो मिलने जा रहा है, और 1 सीट कहा जा रहा है मांझी को मिलेगा। तो इस हिसाब से होते हैं 34 सीट और 6 सीट अभी भी बचे हुए हैं चाचा भतीजे के लिए। तो 4-2 का फॉर्मूला हो सकता है। हाँ, और ये 6 सीट हैं बिहार में अभी भी हैं चाचा भतीजे के लिए, और भतीजा यानी कि चिराग पासवान तो कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। आज ही मैंने इंटरव्यू किया था बीना देवी का, जो कि वैशाली की ही सांसद थी। खूब उन्होंने तैयारियां की थी, एक सफल कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया उन्होंने कहा कि 6 सीट तो 6 सीट। और उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा कि चाचा का हक ही कहाँ बनता है हाजीपुर में, उन्होंने किया ही क्या है, लोग पहचानते भी नहीं है। जो कुछ भी काम हाजीपुर में हुआ है वो जो है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान का काम है। नाम बोलता है, काम बोलता है। आपने जातीय समीकरण बताया, यादव रविदास का जिक्र किया और पासवान समाज का जिक्र किया, लेकिन जब आप हाजीपुर में होते हो ना तो जाति मायने नहीं रखती। रामविलास पासवान अपने आप में एक जाति है, वो नाम ही जाति है क्योंकि काम बोलता है। उन्होंने इतना काम कर दिया, मतलब कि आप चले जाइए ना ग्रामीण इलाकों में, हाजीपुर में कोई भी देख सकता है कि बिहार में देखिए अगर मतलब कि अच्छे डेवलप्ड गांव है तो वहाँ है। गांव क्या है कि सब लोग, ज़्यादातर लोग जो है ना स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। आप हाजीपुर के टाउन के आसपास के गाँवों में जाइएगा तो लोग किस गाँव में रोजगार से जुड़े हुए हैं, लोग पक्षी पालन से जुड़े हुए हैं, नर्सरी बिजनेस से जुड़े हुए हैं। हाईवे पे जो नर्सरी दिखते हैं वो सिर्फ दिखने के लिए, उसकी नर्सरी की जो पौध तैयार होती है वो गाँवों में तैयार होती है, और कई गांव इंगेज हैं। मतलब कि ये सब और इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब कि कई गांवों को उसकी वजह से लाभ हो गया। चिप्स बनते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं। तो हाजीपुर के लिए तो भाई साहब रामविलास पासवान ने जो किया
उसका नाम और गुणगान वहाँ के आम जन में आज भी है, और मुझे लगता है कि कल भी होगा। और उनके बेटे चिराग पासवान भी चाहेंगे कि उनके कामों को, उनके अपने पिता के कामों को और आगे बढ़ा सके। तो ये मुझे लगता है हाजीपुर में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 6 सीट बची हुई है और इसी में से चिराग पासवान और पशुपति पारस को मिलना है, और बीजेपी कैसे बांटती है ये बस 2-3 दिन का इंतजार करिए आप। तो बिल्कुल ये देखिए, ये पूरा विश्लेषण है चिराग पासवान की उस जिद के पीछे की आखिर वजह क्या है। वजह बस यही है कि वो अपने पिता की उस सियासी ज़मीन को हर कीमत पर चाहते हैं, जिस ज़मीन के सहारे वो न सिर्फ लंबी राजनीति करना चाहते हैं बल्कि उस ज़मीन से एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। और वो मैसेज ये है कि जिस इलाके के लिए उनके पिता ने अपना पसीना बहाया, उसी इलाके से बेटा भी है पसीना बहाएगा और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को बुलंद करेगा। चिराग पासवान जिस तरीके के तेवर को फिलहाल अभी तक मेंटेन किया, मुझे लग रहा है कि वो किसी भी कीमत पर जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। लिहाजा बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई कि कैसे मनाएं, क्योंकि जदयू ने अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि चिराग पासवान उनकी बड़ी अच्छी पटती नहीं है। पशुपति पारस वाले मामले में बहुत कुछ कर नहीं सकती है, लिहाजा जो करना है वो बीजेपी आला कमान को करना है। लिहाजा बीजेपी का आला कमान चिराग पासवान को लेकर के बहुत साफ तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चिराग पासवान को किसी तरीके से मनाया जाए, क्योंकि अगर देर हुई और चिराग पासवान अगर नहीं माने तो इसके बड़े असर होंगे बिहार के अंदर में। और जैसा कि हम लोगों ने पुरानी वीडियो में चर्चा की थी इस पूरे मामले पर कि 10 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जो चिराग पासवान न सिर्फ बीजेपी को या एनडीए को हरवा सकते हैं, बल्कि उन सारी सीटों से जहां से नीतीश कुमार के प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं, वहां पर चिराग पासवान 2020 वाली हालत कर सकते हैं, प्रत्याशी दे सकते हैं। और अगर उनका जो खुद का वोट बैंक है 10-12 हज़ार हर विधानसभा का, अगर उतना वोट भी वो काट लेते हैं और बैक सपोर्ट उनको आरजेडी या फिर कांग्रेस कर देती है, तो आप ये मान ही चलिए कि बिहार में डबल डिजिट में जो है वो एनडीए नहीं जा पाएगी। और यहाँ पर चिराग पासवान और जो उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं विधानसभा चुनाव के दौरान उस तरह के, या फिर जो आरजेडी या फिर महागठबंधन है वो क्लीन स्वीप कर जाएगा बिहार में। और ये बीजेपी किसी कीमत पर नहीं चाहती है। तमाम एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं, देश भर में जो सर्वे हो रहे हैं एनडीए को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, वो ऑलमोस्ट 300-350 के आसपास के फिगर पर तो हैं, लेकिन 400 पार वाली स्थिति में जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 400 पार का लक्ष्य है इस बार। 370 तो खुद बीजेपी ने अपने लिए रखा है, और बिहार जैसे राज्य में बीजेपी किसी भी कीमत पर इतना बड़ा नुकसान लेने की स्थिति में नहीं है। तो चिराग पासवान की जिद और बीजेपी इस वक्त आप कह सकते हैं कि उनके आगे सरेंडर किए हुए नजर आ रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी चाचा भतीजे के बीच जारी इस विश्व युद्ध को कहें कि किस तरीके से रोकती है, कैसे शांत करती है और उनको कितनी सीटों पर राजी करती है। और सबसे बड़ी बात यह कि हाजीपुर किसको मिलेगा। फिलहाल इस खबर तक देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।